बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 11 की आरोह पुस्तक में से गद्य खंड में पाठ 9 भारत माता जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पढ़ा रही हूँ। जवाहरलाल नेहरू का जन्म सन 1889 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख रचनाएं हैं मेरी कहानी, आत्मकथा, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत पुत्री के नाम, हिंदी अनुवाद, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि लेखों और भाषणों का संग्रह है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता वहां के बड़े वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज में हुई। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। आगे चलकर सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और सामाजिक औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। नेहरू जी बच्चों के बीच में चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। ये नेहरू जी का संक्षिप्त में परिचय दिया है। प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। जो नेहरू जी ने हिंदुस्तान की कहानी लिखी थी उसमें 5वां अध्याय है। अंग्रेजी से भाषांतर इसका हरिभाव उपाध्याय ने किया है। इसमें पंडित नेहरू ने बताया कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक है, एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। कहने की ज़रूरत नहीं, अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण पैना है। भारत माता। नेहरू जी कहते हैं, अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। मतलब नेहरू जी देश की आज़ादी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। वो भारत में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सभी जगह घूमते थे और जब वे इन जलसों में जाते तो वे लोगों से हिंदुस्तान की यानी कि भारत की चर्चा करते थे। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की गिजा मतलब खुराक यानी कि भोजन की ज़रूरत थी। लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया महदूद था, महदूद का अर्थ है सीमित और गिजा का अर्थ है खुराक, भोजन, तो जिनका नज़रिया महदूद था, सीमित था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसां थे, यकसां मतलब एक समान थे, और स्वराज्य का भी जिक्र करता जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। मतलब नेहरू जी जगह जगह जाते थे, जलसों में जाते थे, लोगों से बातचीत करते थे और वो ये बताते थे कि हिंदुस्तान एक है, चाहे इन सबके अलग अलग हिस्से हैं, दो देश एक दूसरे से सब दूर रहते हैं, लेकिन पूरा हिंदुस्तान एक है। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर दूर दक्षिण में
कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक सा सवाल करते क्योंकि उनकी तकलीफ़ें एक सी थी। जब नेहरू जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते, चाहे वो उत्तर से पश्चिम हो या उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर दूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक वो जाते और जब वहाँ किसानों से वो बात करते तो उनको ऐसा लगता सभी किसानों की एक जैसी तकलीफ़ें हैं, एक जैसी उनकी बातें हैं, उनके एक जैसे सवाल हैं। यानी कि गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म और ये सभी बातें गुथी हुई थी उस ढड्ढे के साथ। ढड्ढे मतलब बोझ, ढड्ढे का मतलब है बोझ, जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। यानी कि हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था और हमारे जो ये नेता थे, हमारे ये जो बुद्धिजीवी थे, ये हमें, हमारे देश को उन विदेशियों से आज़ाद कराना चाहते थे, छुटकारा दिलवाना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसके हम एक जूझ हैं। जूझ का अर्थ है खंड, यानी कि भाग, एक छोटा हिस्सा, खंड है। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कशमकशों का जिक्र भी ले आता। कशमकशों, वह पशोपेश है ना। कशमकशों का अर्थ है उहापो पशोपेश। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने, वो ये क्या करते, किसानों को किस्से सुनाते थे, है ना। कहाँ के? चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र, पश्चिम एशिया। और उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियाँ, यानी कि जो उनकी तब्दीलियाँ होती थी उनका भी हाल वो बताते थे, जो भी उनमें बदलाव होता था। अमेरिका ने कैसी तरक्की की इसके बारे में भी बताते थे। और यह काम आसान ना था, लेकिन जैसा समझ रखा था वैसा मुश्किल भी ना था। नेहरू जी कहते जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, वो पढ़ते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी कि ये हमारा भारत देश कैसा है। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल भी जाते थे जो हमारे बड़े बड़े तीर्थों पर आके गए हैं, वहाँ पे होकर गए हैं, जो यात्रा कर रखी है उन्होंने, हिंदुस्तान के चारों तरफ जो तीर्थ हैं उनकी यात्रा कर रखी है। और हमें पुराने सिपाही मिल जाते थे जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियाँ की थी। तो सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे कि भाई 30 में बहुत मंदी आ गई थी, आर्थिक मंदी भी आ गई थी, तो उसकी वजह से सभी किसानों को नेहरू जी की बात समझ में आ जाती थी। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में, यानी कि समारोह, जलसा मतलब समारोह में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है। मतलब जैसे नेहरू जी जलसे में जाते, समारोह में जाते हैं, तो वो सभी लोग ना उनका स्वागत कैसे करते थे, भारत माता की जय बोलकर। तो नेहरू जी ये कहते कि भारत माता की जय इसका क्या मतलब है, कि भारत माता की जय इसका क्या मतलब है, ये भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता, और कुछ कुतूहल का अर्थ है उत्सुकता कि भाई ये क्या पूछ रहे हैं, और ताज्जुब यानी कि आश्चर्य होता है, ताज्जुब का अर्थ है आश्चर्य। तो और कुछ जवाब नहीं बन पड़ता तो वे एक दूसरे को देखने लगते या फिर मुझे देखने लगते, और मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, हट्टा कट्टा मतलब हुष्ट पुष्ट ताकतवर, जाट ने जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया, मतलब उसका पीढ़ी दर पीढ़ी किसानी का ही काम था, किसान खेती करता था, जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। तो उस हट्टे कट्टे जाट ने कहा, क्या कहा, कि भारत माता का मतलब, उनका मतलब है धरती। कौन सी धरती? खास उनकी गांव की धरती या जिले की या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। इस तरह का सवाल जवाब चलते रहते थे, यहाँ तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं, और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का। मतलब जब
नेहरू जी से लोग कहते कि आप ही बताओ, तो वो कहते में कोशिश करते थे कि हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो कि अन्न देते हैं हमें सबको अन्न देते हैं ना ये, तो ये हम ये सभी हमें अजीज है। अजीज मतलब प्रिय, प्यारे हैं। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती हिंदुस्तान के लोग, जो लोग इनमें मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं, किसान वर्ग, भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं जो खेती करते हैं, जो हमें अन्न देते हैं, जो हमारा पेट भरते हैं। और भारत माँ की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय से, यानी कि भारत माता की जय मतलब इन किसानों की जय। मैं उनसे कहता हूँ कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। यानी कि जब नेहरू जी उनको समझाते थे कि भारत माता तो तुम ही हो, तुम ही भारत माता हो और तुम ही उनके अंश हो, तो वो बड़े खुश होते थे, उनकी आंखों में चमक आ जाती थी कि हाँ, ऐसा लगता था जैसे उन्होंने बहुत बड़ी खोज कर ली है। तो बच्चों, ये पाठ हो चुका है, छोटा सा है, लेकिन इसको एक बार आप वाचन कर लेना, पढ़ लेना, तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।